हेलो। हेलो जी। आवाज़ आ रही है, कंफर्म कर दीजिए। हेलो हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? जल्दी से आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। हेलो। हाँ जी। ओके। स्लाइड आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। चलिए। बीच में यदि कभी वीडियो पॉज हो या फिर कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि पता चल जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और करते हैं हमारा आज का क्लास स्टार्ट, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सभी लोग आ जाओ फटाफट से। शुभकांत, रिया, वर्षा, प्रियंका, मनोहर, हर्षित, सभी लोग जल्दी से आ जाइए फटाफट। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, चलिए। जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, जस्ट मिनट वेट, अब आएगा वीडियो भी अच्छे से। हाँ जी। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दीपा रानी हाय, हेलो। चंदन कुमार हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग। चलो जल्दी सभी लोग आ जाओ। आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, मतलब आज से जानेंगे उसके बारे में। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यदि आप लोगों को क्लास 11th का एक चीज याद हो, जिसमें ऑर्गेनिज्म को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले दो पार्ट में बांटा था, उसके बाद उसके बाद साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में बांट दिया। उसके बाद फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने चार पार्ट में बांट दिया ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद आर एच विटेकर साहब आए, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को पांच पार्ट में बांट दिया, जिसको हम लोग अभी के टाइम पे पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के रूप में। क्लियर? तो वो पांच किंगडम कौन कौन से थे भैया? तो एक था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी, और पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। क्लियर? तो आर एच विटेकर साहब ने ऑर्गेनिज्म्स को पांच पार्ट में बांटा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर? अब जो ये प्लांटी है, किंगडम प्लांटी है, इसके भी पांच पार्ट हैं। एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, एल्गी ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट,
चौथा है जिम्नोस्पर्म, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, पांचवा है एंजियोस्पर्म। क्लियर? सो ऑर्गेनिज्म को आर एच व्हिटेकर साहब ने 5 पार्ट में बांटा, जिसमें से एक है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। श्रुति कुमारी, हाय सर, हेलो। सो ऑर्गेनिज्म को आर एच व्हिटेकर सर ने 5 पार्ट में बांटा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और जो किंगडम प्लांटी है उसको भी 5 पार्टों में बांटा जाता है। एक है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और है एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो ये है क्लास 11th की चीजें जो क्लास 11th में आपने पढ़ी हुई होगी। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म क्या है? वैसे पेड़ पौधे जिनमें फ्लावरिंग होता है, यानी कि जिसमें फूल निकलते हैं, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, और उसी फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। यानी कि कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो चैप्टर का नाम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोल सकते हो आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं अपने आज के लेक्चर में वाया पीपीटी। मजा आएगा क्लास में, बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। तो चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट, आइए देखिए यहां पे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, सारे के सारे शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावर ऐसा साइट है, फ्लावर ही वो जगह है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पीपी2, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियल। देखिए फ्लोरल प्रिमोडियल का मतलब होता है कि फूल का स्टार्टिंग वाला स्टेज, फ्लावर का स्टार्टिंग वाला स्टेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसके कारण डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है किसका? फ्लोरल प्रिमोडियल का। क्लियर? इनफ्लोरासेंसिस बियर्स द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। जो इनफ्लोरासेंस होगा आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है इनफ्लोरासेंस। तो ये जो आपको दिख रहा है इनफ्लोरासेंस, इसी के पास होते हैं फ्लोरल बड्स, और उसी फ्लोरल बड से निर्माण होता है फ्लावर का। क्लियर? उसी फ्लोरल बड से निर्माण होता है फ्लावर का। अभी देखिए, यदि हम फ्लावर के पार्ट की बात करेंगे, यदि हम फ्लावर के पार्ट की बात करेंगे तो एक बार नोट पे जाकर के आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है? तो यहां पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का। क्लियर? तो ये रहा फ्लावर। चलिए हाँ जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने एक नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम बनाया। ठीक है?
यदि अच्छा फूल नहीं बना हो तो कृपया आप लोग ज्यादा कमेंट पास मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, बस मैंने कोशिश किया है, ठीक है। तो ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों ही सेक्स पाए जाते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट का नाम है गाइनोशियम, ठीक है। इस पार्ट का नाम है गाइनोशियम, क्लियर। और गाइनोशियम का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है एंड्रोशियम, क्लियर। इस पार्ट का नाम है एंड्रोशियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कोरोला, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स। क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, तो आप यदि चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला या फिर कैलिक्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई दूल्हा दुल्हन है, ठीक है। कोई दूल्हा दुल्हन है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शादी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। शादी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दूल्हा और दुल्हन। चाहे वो मंदिर से शादी हो रहा हो या फिर कोर्ट मैरिज हो रहा हो या फिर घर से हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दूल्हा और दुल्हन। तो वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, एक फीमेल और एक मेल। तो फ्लावर में 2 टाइप के पार्ट होते हैं, एक होता है एसेंशियल पार्ट और एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट के अंदर आएंगे गाइनोशियम और एंड्रोशियम, और नॉन एसेंशियल पार्ट के अंदर आएंगे कोरोला और कैलिक्स। तो ये जो कोरोला और कैलिक्स है, इन कोरोला और कैलिक्स का काम होता है कि ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है एक फीमेल और इस मेल वाले का, क्लियर। तो ये है गाइनोशियम और ये रहा एंड्रोशियम। तो ये जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, इस गाइनोशियम वाले इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, और ये वाला जो है इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, क्लियर। कोरोला का यूनिट होता है पीटल और कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, ठीक है। और जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं थैलमस। इसका हिंदी नेम बड़ा अच्छा है, सुनोगे तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। तो देखिए जो पुष्प है, पुष्प विराजमान जिस चीज पे है उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन, क्लियर। पुष्प जिस चीज पे विराजमान है उसको बोलते हैं क्या, पुष्पासन। एम आई ऑडिबल और विजिबल? कहीं पे किसी को दिक्कत हो रहा है तो एक बार जरा बताइए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जल्दी से बताइए। दिलशाद, श्रुति, दीपा रानी, प्रियंका, वर्षा, रिया, मनोहर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, ये रहा थैलमस। पुष्प जिस चीज पे विराजमान है, पुष्प का आसन, दैट इज पुष्पासन, पुष्प का आसन दैट इज पुष्पासन। और सबसे नीचे वाला जो है जिसको पकड़ के प्रपोज किया जाता है दैट इज पेडिसेल, ठीक है, पेडिसेल। तो फ्लावर का आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लावर के 2 पार्ट हैं,
गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ठीक है, क्लियर। सो मैं आगे में लिख लेता हूं कि होल्स ऑफ फ्लावर, होल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, होल्स ऑफ फ्लावर, होल्स मतलब मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के जो पार्ट्स के नाम आएंगे वो कौन कौन से? एक आएगा आपका एंड्रोशियम, ठीक है जी, एक हो गया एंड्रोशियम, दूसरा हो गया गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तीसरा हो गया कोरोला, तीसरा हो गया कोरोला, और सबसे चौथा हो गया कैलिक्स। ठीक है, अब यहां पे ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाले पार्ट को बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, या फिर इसको बोल दो आप रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेंशियल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्हीं का तो रोल है भैया। ठीक है, अब हनीमून मनाने चाहे वो मनाली जाए या शिमला, क्लियर, वो उन्हीं दोनों को जाना है ना। और ये कोरोला और कैलिक्स ये कैसे हैं? नॉन इसेंशियल पार्ट, ठीक है, नॉन इसेंशियल पार्ट, या फिर बोल दो आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, नॉन इसेंशियल पार्ट या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, तो फ्लावर के चार मेन होल होते हैं, जिसमें से एक है एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम, तीसरा है कोरोला और चौथा है कैलिक्स, जिसमें से एंड्रोशियम और गाइनोशियम है एसेंशियल पार्ट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली इन्हीं का रोल होता है, और कोरोला और कैलिक्स जो जिनको आप नॉन एसेंशियल पार्ट या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आप बोल सकते हो। क्लियर, अब आइए, अब देखिए, जो याद रखिएगा नोट पॉइंट में कि जब भी मैं ये वाला इंडिकेटर दूं, ठीक है, ऊपर की ओर वाला, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है मेल को, और यदि मैं इस तरीके से सिंबल लिखूं, मतलब कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फीमेल को। एक है मेल को इंडिकेट कर रहा है और एक फीमेल को। ए फॉर एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम के यदि बेसिक यूनिट की बात करेंगे कि एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट क्या है, तो भैया एंड्रोशियम का बेसिक यूनिट है स्टेमेन। ठीक है, और यदि गाइनोशियम के बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो गाइनोशियम का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट, गाइनोशियम का बेसिक यूनिट है कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, यानी कि यहां पे जो मैंने लिखा था, यदि मैं एक की बात करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो यदि हम एक ही गाइनोशियम के पार्ट की बात करेंगे, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे कार्पेल या फिर पिस्टिल, और इस मेल वाले को क्या बोलेंगे? स्टेमन। क्लियर, नोट भी करते चलिए फटाफट से, समय कम है और पढ़ना ज्यादा है, अल्टीमेटली नीट में अच्छा स्कोर करना है। तो क्लियर, चलिए जल्दी से फटाफट से कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे भैया? सबसे पहला टॉपिक तो कवर होगा फ्लावर के बारे में, ठीक है, फ्लावर यानी कि बेसिक डिटेल्स फ्लावर के बारे में। एन अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, एन नहीं होगा, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन या फिर अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले तो हम फ्लावर के बारे में देखेंगे जो हमने अभी देख लिया, ठीक है, बेसिक बातें। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, उन इवेंट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इसमें हम पढ़ेंगे
डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उन इवेंट के बारे में, ठीक है, उन इवेंट के बारे में। और सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो हम इन टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कवर अप करेंगे। क्लियर? तो फ्लावर के बारे में तो बतला दिए कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं, और फ्लावर में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस भी होता है। क्लियर? तो अब जो हम चलेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, तो ये हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, ठीक है। यदि थोड़ा सा नॉर्मल ओवरव्यू लेकर के चले, थोड़ा सा नॉर्मल ओवरव्यू इसलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा, जो मेरे क्लास में पहले कुछ पढ़े हुए हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो टोटली न्यू हैं, जो मुझे आज पहली बार मेरे साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे श्रुति हो गई और एक और कुछ भी और स्टूडेंट हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज एक बार और बतला देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो हम अगला टॉपिक ये जो पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, तो यदि जिनको पता हो, न्यू हो, यदि नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। जो फर्स्ट चैप्टर का यदि आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर अटेंड करा होगा, तो उस लेक्चर में आपको जब मैंने पढ़ाया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने बतलाया हुआ होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है जी, क्या होता है, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, क्लियर। एंड तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे मान लो कि यदि हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि यदि हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ह्यूमन के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा ह्यूमन के अंदर, गैमीटोजेनेसिस होगा, यानी कि ह्यूमन मेल में बनेगा स्पर्म, गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और गैमीट का मतलब क्या होता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो इस गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान मेल के अंदर बनेगा स्पर्म और फीमेल के अंदर बनेगा ओवम, ठीक है। जब ये बन गया, अब क्या होगा, उन मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन होंगे। अब फिजिकल रिलेशन होने के बाद क्या होगा कि मेल का जो स्पर्म होगा वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, क्लियर। मेल का जो स्पर्म है जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में तो चला गया, अब जब वो फीमेल के बॉडी में चला गया, इसके बाद क्या होगा कि फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी ओवम था, इधर से स्पर्म गया, यानी कि अब ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे, और इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने का मैंने बतलाया हुआ होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल के गैमीट और फीमेल के गैमीट को आपस में फ्यूज, मिलने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्लियर।
अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब क्या होगा, अब होगी फीमेल प्रेग्नेंट, यानी कि अब चालू होगा प्रेगनेंसी। और इसी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट। क्लियर। अब बच्चे का डेवलपमेंट मान लो हो गया, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे ह्यूमन का, मान लो 9 महीना कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा बच्चे का डिलीवरी, यानी कि इसको टर्म दिया जाता है पार्चुरेशन, ठीक है। और पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, तो मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। क्लियर, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है, ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन तो ये रहा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो चीजें होगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो एक बार जरा सब लोग बतला देना कि यस सर क्लियर। श्रुति, रिया, प्रियंका, वर्षा, शुभकांत, दीपा, मनोहर, मनीष, जल्दी से बता दीजिए यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ें, किसी भी तरह का कोई परेशानी हो रहा हो तो बतला दीजिए। क्लियर है, हाँ वर्षा कह रही है सर, ओके। और बाकी सब कहाँ गए, शुभकांत यस सर, सुरेश ओके, प्रियंका यस सर, चंदन, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिलशाद ओके, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग बैक टू द सेशन। सो यहां पे जो लिखा हुआ है मैंने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का चीज होगा। तो मेल का जो पार्ट है, मेल वाला पार्ट जो प्रोसेस करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए याद रखने का तरीका, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ह्यूमन से देखिए बहुत बार क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन के बारे में जो पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा सभी को इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। तो जब भी आपको कोई एग्जाम्पल लेना हो ना, तो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिससे कि इंटरेस्टिंग हो, एकदम स्टूडेंट गदगदा उठे, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि कॉपी भी ऐसे लिखो कि चेक करने वाला एकदम खुश हो जाए, बिना देखे नंबर है 50 में 50, ठीक है, टॉप कर गया भैया, टॉप कर गया, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ये मान लीजिए ये है ओवम और ये है क्या, स्पर्म। तो ओवम होता है बड़ा और स्पर्म होता है छोटा। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो बड़ा है वो फीमेल वाला और जो छोटा है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला। क्लियर। तो फीमेल में होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेल में होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। तो यदि मुझे इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspore, the process of formation of microspore or pollen grain from microspore mother cell, from microspore mother cell, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे MMC। क्लियर। और PMC यानी कि पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर बोलिए पॉलन मदर सेल से, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर। तो देखिए जो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस मेल वाले की, ठीक है। तो ये जो मेल वाला है इसका मैं यहाँ पे एक बार फिर से बना लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो इस तरीके से था, तो मैंने बना लिया, ये है एंथर। अब जब इस एंथर को मैं, ये वाला है, ये वाला पार्ट है एंथर ऊपर वाला, तो जब इस एंथर को मैं ट्रांसवर्सली कट करूंगा, जब इस एंथर को मैं ट्रांसवर्सली कट करूंगा, ठीक है सर, जब इस एंथर को मैंने ट्रांसवर्सली कट किया तो मुझे कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिला। क्लियर। जब मैंने उसको ट्रांसवर्सली कट किया, जब मैंने एंथर को ट्रांसवर्सली कट किया, तब मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिला। और उसके अंदर में जो ये राउंडेड राउंडेड गोला टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसके जैसे बिहेव करता है, तो ये बिहेव करता है पॉलन सैक के जैसे, बिहेव एज पॉलन सैक, ठीक है, पॉलन सैक, ठीक है। ये किसके जैसे बिहेव करता है, पॉलन सैक के जैसे। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, तो ये मैंने डायग्राम बनाया एंड्रोशियम का। और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये है फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, तो ये है एंथर, ठीक है। एंथर, फिलामेंट, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, तो ये है एंड्रोशियम। क्लियर। तो इसके अंदर वाला जो है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, वो बिहेव करता है पॉलन सैक के जैसे। तो अभी हम कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि एंथर के बारे में लिख लेते हैं और कुछ समझ भी लेते हैं। तो पीपीटी के द्वारा थोड़ा आप लोग को समझा देते हैं और मजा आएगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिए फिर। तो देखिए यहां जो पीपीटी में लिखा हुआ है, यहाँ ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो फ्लावर होते हैं, ठीक है जी, जो फ्लावर होते हैं, इस फ्लावर के दो पार्ट हैं। मैंने बताया ही कि या तो आप 4 पार्ट भी लिख सकते हो या फिर आप 2 पार्ट भी लिख सकते हो। तो फ्लावर के 2 पार्ट, एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गाइनोशियम। क्या है सर, एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गाइनोशियम। क्लियर। एक एक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। मैं समझा करके थोड़ा साइड भी हो जाऊंगा जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको या फिर आराम से लिख सको, ठीक है। तो एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखिए एंड्रोशियम है क्या, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन इट कंसिस्ट ऑफ व्हॉर्ल ऑफ स्टेमन, यानी कि बहुत से स्टेमन्स का बना हुआ होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि एंड्रोशियम का यूनिट क्या है, तो वो है स्टेमन। क्लियर। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेशीज, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि किसी फूल में सिर्फ एक ही एंड्रोशियम हो, यानी कि एक ही स्टेमन हो, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका नंबर और उसका लेंथ जो है वो अलग अलग स्पेशीज में अलग अलग हो सकता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 1 कि एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर का, और जो इसका यूनिट है ये है स्टेमेन, और जो एंथर का नंबर है और इसकी लंबाई है ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है। क्लियर।
अलग अलग स्पेशीज में अलग अलग हो सकता है। चंदन कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं होता है। भैया जब स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो एक स्लाइड में बस मुश्किल से 2 लाइन है, जब तक मैं समझा रहा हूं समझते भी रहिए और लिखते भी रहिए, ठीक है। चलिए ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो एंथर है, सॉरी एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ऊपर वाला पार्ट एंथर और नीचे वाला लंबा पार्ट फिलामेंट। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं पहले फिलामेंट के बारे में। क्लियर है जी? चलिए तो पहले हम देख लेते हैं फिलामेंट के बारे में, ठीक है। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा एंथर बनाया गया है इसमें, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ये रहा सारा का सारा यहाँ पे क्या हुआ है, एंथर बनाया हुआ है। क्लियर? अब ये जो एंथर होता है, देखिए अभी मैंने टेट्रागोनल इसी टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और मैंने बताया था कि ये पॉलन सैक के जैसे बिहेव करता है। क्लियर? तो फिलामेंट क्या है पहले इसको देख लीजिए। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। फिलामेंट क्या है, लंबा और सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर, अंदर में खाली स्पेस जिसमें भरा हुआ होता है एलपीजी गैस। वैसे ही सिलेंडर एकदम लंबा और खोखला टाइप का स्ट्रक्चर, स्टॉक एकदम एकदम खड़ा हुआ, ठीक ऐसा स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट। Its proximal end is attached to the thalamus or the petal of flower. Proximal end, ये लिखा हुआ है यहाँ पे proximal end। proximal end का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट। तो देखिए जो एंड्रोशियम का नीचे वाला पार्ट है, दिख रहा होगा, ये जो एंड्रोशियम का नीचे वाला पार्ट है ये जुड़ा हुआ है किससे, या तो आप बोल सकते हो थैलमस, थैलमस और दूसरा पीटल ऑफ फ्लावर, यानी कि फीमेल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि थैलमस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये भी है कैसा, छिछोड़ा, एकदम पीछे पड़ा हुआ है फीमेल वाले पार्ट के, उससे एकदम अटैच है, पकड़े हुए है, छोड़ने का उसको नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये है फिलामेंट। आगे देखिए, अब देख लीजिए एंथर के बारे में। टर्मिनल एंड टिपिकल बाइलोब्ड, जो एंथर होता है, एंथर एक तो टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कि एंथर एक तो लास्ट पे है, ठीक है। देखिए एंथर जो है यहां से शुरू हो रहा है और एंथर एकदम लास्ट पे है, तो एंथर एक तो लास्ट वाला पोजीशन होता है और ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब होते हैं। जो मैंने यहाँ पे टेट्रा इस टाइप का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, अभी जो मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो इसमें क्या है, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें लोब 2 है, एक लोब ये और एक लोब ये। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि एंथर में कितने लोब होते हैं। ये टर्मिनल आप नहीं याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको फिगर से याद ही रहेगा कि जो एंथर है ये टर्मिनल वाला पार्ट है और ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें टोटल 2 लोब होते हैं। देखिए ईच लोब हैज 2 थीका, जितना जैसे मान लीजिए इस एक लोब की बात करें तो इस एक लोब में 2 थीका है, एक तो ये एक ये, इसमें भी एक ये और एक ये, इसीलिए और जिसको बोलते हैं डाइथिकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca, यानी कि वो लेंथ वाइज ऐसे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इसको इधर वाले से। क्लियर? आगे आइए, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मैंने क्या बतलाया कि एंथर को जब हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे, एंथर को जब हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे, ठीक है, ये रहा एंथर, अभी अभी मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ था, ये रहा एंथर, ये रहा एंथर, इसको मैंने ट्रांसवर्सली कट किया। तो जब मैंने ट्रांसवर्सली कट किया
तो मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला जिसमें दो लोब होते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये, और जिसके अंदर हर एक लोब में दो थीका होता है, एक दो, इधर भी एक और दो। क्लियर? अब ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है पॉलन सैक, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट कि क्या लिखा है भैया, द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जो एंथर है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें चार कॉर्नर हैं। कौन कौन से? यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड हैं, दो कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में दो दो। ठीक है, या सॉरी, हर एक कॉर्नर में एक, इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि हर एक लोब में दो दो। ठीक है, यानी कि टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पॉलन सैक। यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही आगे चल करके डेवलप किस में होते हैं? पॉलन सैक में। क्लियर? पॉलन सैक में। देखिए अभी इसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, अभी इसको मैं समझा देता हूं कैसे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि टैपेटम दिख रहा होगा, इसके अंदर जो वॉल है उसके अंदर में दिख रहा होगा कि आपको एक सेल है जिसका नाम है टैपेटम। क्लियर? और इस टैपेटम के अंदर है माइक्रोस्पोर। क्या है भैया? इस टैपेटम के अंदर है माइक्रोस्पोर। अब मैंने बना लिया ये एक माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में होता है मियोसिस 1। ठीक है, या फिर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये। अब इसमें होता है मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होता है तो ये बना लेता है क्या? माइक्रोस्पोर डायाड। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है माइक्रोस्पोर डायाड। देखिए दो माइक्रोस्पोर ऐसा लग रहा है एक साथ जुड़े हुए हैं, डाई मतलब दो, तो यहाँ पे क्या बना लिए? माइक्रोस्पोर डायाड। अब इसमें फिर से होगा क्या? तो इसमें फिर से होगा मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 होगा तो ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में होगा डेवलपमेंट। क्या होगा भाई? अब यहाँ पे होगा डेवलपमेंट। तो ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे और फिर इनमें होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्लियर? क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन को? मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब जो गैमीट बनाता है, जो गैमीट बनाता है उसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। तो जो मेल का गैमीट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? मेल गैमीटोफाइट, यानी कि पॉलन ग्रेन। अब जब आगे पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। जो दो प्रकार के सेल होते हैं उसमें एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बनाता है पॉलन ट्यूब, जो कि स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा के अंदर जाने में मदद करता है। और जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल वो बनाता है दो गैमीट। और ये था क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे लाइन भी पढ़ते हैं, लाइन भी जानेंगे। क्लियर? तो नोट भी करते चलिएगा, जिसका छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप वीडियो पे आ जाइएगा और वीडियो फिर से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। क्लियर? तो ये मैंने बतला दिया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये डेवलप होता है पॉलन सैक में। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain। यानी कि ये जो है ये एंथर के अंदर
जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके अंदर होते हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोर के अंदर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया को देखिए, जो यहां पे अभी अभी मैंने बतलाया, ठीक है, जो मैंने एंथर का वॉल जो मैंने अभी अभी आपको बतलाया, क्या एंथर वॉल। तो एंथर का जो वॉल होता है, सबसे पहला पॉइंट तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, गोला गोला टाइप का, गोला गोला टाइप का, गोला खाने वाला नहीं, ये वाला गोला। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर। ये जो है ये 4 लेयर से, एंथर का जो वॉल है ये 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। एक है एपिडर्मिस, देखिए सबसे बाहर वाला लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। क्लियर। अब एपिडर्मिस के बाद आएगा क्या, उसके बाद आएगा एंडोथीशियम। देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस और ये वाला रहा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आएगा, जस्ट मिनट वेट, एक मिनट। आज तो गड़बड़ हो जाता भाई साहब। चलिए लैपटॉप पे चार्ज में, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था लेकिन समय पे दिखाई दे दिया। चलिए क्लियर। सो सबसे बाहर वाला लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला लेयर है एंडोथीशियम। क्लियर। उसके भी अंदर वाला लेयर है मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मल्टी लेयर्ड। क्या लिखिएगा भैया, लिखिएगा मल्टी लेयर्ड। क्लियर, मल्टी लेयर्ड। क्योंकि ये जो मिडिल लेयर है ना, ये मिडिल लेयर एक लेयर का नहीं होता है। देखिए ये रहा, उसके अंदर वाला भी मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर हो सकता है किसी में एक ही लेयर हो, किसी में 2 लेयर वाला मिडिल लेयर हो, किसी में उससे ज्यादा का भी हो। और सबसे अंदर में होता है टैपेटम। ठीक है, जिसके अंदर होता है स्पोरोजिनस सेल। क्लियर। The outer 3 layer give protection and help in dehiscence of an anther to release the pollen। यानी कि सबसे बाहर वाले जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एंथर को फटने से भी बचाते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे द टैपेटम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टैपेटम इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर था, नॉरिशेस द डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि जो अंदर वाला सबसे लेयर होता है दैट इज टैपेटम, वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को नॉरिश यानी कि उसको डेवलप करने के लिए, नॉरिशमेंट यानी कि उसको पोषण प्रदान करता है। सेल्स ऑफ द टैपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। जो टैपेटम का सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, और जनरली उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज स्पोरोजीनस टिश्यू। जितने भी यंग एंथर होते हैं ना, उनमें हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू को आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। It consists of compactly arranged homologous diploid cells, जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। यानी कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजीनस सेल, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैंने लिखवा भी दिया हुआ था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, और ये भी मैंने बना दिया। देखिए यहाँ पे ये है पॉलन मदर सेल, इसमें मियोसिस होता है,
ये बनाता है टेट्राड, और उसके बाद चारों अलग अलग हो जाते हैं और वो बनाते हैं पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन भी पढ़ देते हैं, कहीं ये ना बोलो कि सर ये लाइन का मतलब आप नहीं बताएं, ठीक है, तो वो भी देख लो। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर विकसित होता है, ईच स्पोरोजिनस सेल या फिर माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है उसमें जितने स्पोरोजिनस सेल हैं वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, जिसमें 4 सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं क्लस्टर के टाइप से। क्लियर? क्लियर है यहां तक? यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ा रहे हैं और आप बस रामायण कथा के जैसे सुन रहे हो, पता चले कि कुछ डाउट वगैरह था तो वो भी नहीं पूछे हो। ठीक है, तो आप पूछ लीजिए। मनीष, चंदन, दीपा रानी, प्रियंका, रिया, वर्षा, श्रुति, हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हम अपना फेस भी दिखा देते हैं, चलो ठीक है, फेस भी दिखा देते हैं। अब पूछिए, कोई डाउट है किसी को? वर्षा, नो सर। ठीक है। प्रियंका, नो सर, आई हैव नो डाउट। दीपा रानी, यस सर, एक बार और बता दीजिए। हाँ दीपा बताइए, क्या बतला दे? अभी जो स्लाइड पढ़ा रहे वो वाला बतला दे। अभी जो स्लाइड वहां पे था वो वाला समझा देना, मतलब कि इससे पहले वाला जो स्लाइड था वो वाला समझा देना। दीपा रानी बताइए फटाफट। श्रुति, आपको कोई डाउट है तो जल्दी से बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। दीपा का सवाल है, एक बार समझा दिया जाए जो स्लाइड अभी चल रहा था। ओके, देखिए यहां पे बोल रहा है एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है उसके अंदर का जो स्पोरोजिनस सेल है या फिर जिसको बोलो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला पॉलन मदर सेल, ठीक है, ये जाता है मियोटिक डिवीजन, यानी कि इसमें अब क्या होगा, मियोसिस। अभी अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, जो मैंने लिख करके जो मैंने समझाया हुआ था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो स्पोरोजिनस सेल है उस स्पोरोजिनस सेल में होगा मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन मैंने थोड़ा और डिटेल में उसमें लिख दिया कि पहले मियोसिस 1 होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर डायड, और जब मियोसिस 2 होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसने सीधा एक लाइन में ही लिख दिया कि जो क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पॉलन मदर सेल है या फिर स्पोरोजिनस सेल है, इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद ये बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इसी माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब बताइए दीपा, अब क्लियर है? आगे बढ़े। दीपा बताइए, अभी क्लियर है? आगे बढ़े। जल्दी बताओ, आगे बढ़े या फिर कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ही अगला पॉइंट। एज द एंथर मैच्योर, एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जो मैंने वहां पे समझाया, खुद से जो मैंने वहां पे डायग्राम बना करके समझाया हुआ था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए
वो अब क्या होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, डिसोसिएट होंगे, यानी कि चारों अब अलग अलग होंगे और अलग अलग हो करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। क्लियर? Each microsporangium contain thousands of pollen grain। जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें हजारों पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। दे आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, जो एंथर जो होता है उस एंथर में आप पढ़ोगे या फिर देखोगे कि एंथर में जो लाइनिंग टाइप का जो था, जैसे मान लीजिए ये है एंथर, ठीक है, ऊपर वाला मान लीजिए एंथर, नीचे वाला है फिलामेंट। तो यहाँ पे जो लाइनिंग टाइप का जो था ये क्या होता है, फटता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेहिसेंस। तो जैसे ही फटता है तो सारे के सारे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्लियर? पॉलन ग्रेन के बारे में देख लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बताइए। सो पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, मेल का गैमीट बनाता है। जनरली स्फेरिकल, जनरली दिख रहा है आपको, यह है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यदि इसके डायमीटर की बात करें तो 25 से 50 mm होता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीच वाला है सेंटर, तो सेंटर से इस यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस, और जो ये पूरा होता है यानी कि रेडियस का यदि हम डबल कर देंगे तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो पॉलन ग्रेन का डायमीटर 25 से 50 मिलीमीटर होता है। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। अब पॉलन ग्रेन हैज टू लेयर, बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन। देखो एक्स, एक्स से एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड दिमाग में आ रहा होगा, जो चला गया बाहर हो गया। ठीक है, तो एक्स का मतलब बाहर वाला लेयर यानी कि एक्साइन। जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के दो लेयर होते हैं, एक बाहर वाला जिसको बोलते हैं एक्साइन। देखो बाहर वाला ये है तो इसको बोलेंगे एक्साइन, और ये अंदर वाले को इंटाइन। तो वही बोल रहा है पॉलन ग्रेन के दो लेयर होते हैं, एक एक्साइन और दूसरा इंटाइन। क्लियर? यदि हम एक्साइन की बात करें, ठीक है, यदि हम एक्साइन की बात करें तो द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोलेनिन। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्साइन है वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो याद रखिएगा जो एक्साइन है वो स्पोरोलेनिन का बना हुआ होता है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। It can withstand high temperature and strong acid and alkali। यानी कि ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली मीडियम को भी ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त उसको कर लेता है। एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोलेनिन, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्पोरोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। एक्साइन के पास कुछ अपर्चर होते हैं जिसको जर्म पोर बोलते हैं, यानी कि उस पर में ऊपर में जो छोटा छोटा छेद होता है दैट इज जर्म पोर। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये सब क्या है, ये सब है जर्म पोर। जहां और इस जर्म पोर के जगह पे स्पोरोलेनिन एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे स्पोरोलेनिन नहीं होता है। बाहर में हर जगह स्पोरोलेनिन है एक्साइन वाले लेयर पे, लेकिन जहां जहां गड्ढा है, जहां जहां जर्म पोर है, वहां पे स्पोरोलेनिन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोलेनिन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है इसी स्पोरोलेनिन के द्वारा प्रिजर्व, सुरक्षित होता है। एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, यानी कि जो एक्साइन होता है बाहर वाला होता है उस पे अलग अलग टाइप के पैटर्न और डिजाइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्साइन वाले लेयर पे। ठीक है, क्लियर? एक बार जरा मैं देख लूं कि और कितना है, चलिए ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो वो था एक्साइन के बारे में। यदि एंटाइन की बात करेंगे तो एंटाइन जो है अंदर वाला लेयर है,
और ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का, इसको याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद पॉलन ग्रेन में मैंने बतलाया हुआ था कि दो टाइप का सेल होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन में दो टाइप का सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जब पॉलन ग्रेन, जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलन ग्रेन यानी कि मेल का गैमीट जब फीमेल वाले पार्ट पे जाता है, तब जो पॉलन ग्रेन है उसमें दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो जब वो फीमेल वाले पार्ट पे उतरता है तो वहां पे जो वेजिटेटिव सेल है वो अंदर घुसने के लिए बना देता है क्या, वो बना लेता है पॉलन ट्यूब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज बिगर हैड एबंडेंट फूड रिजर्व। ये जो वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला जो सेल दिख रहा होगा, ये सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है। इसके पास बहुत सारा खाना होता है और इसके पास बहुत सारे इरेगुलर न्यूक्लियस होते हैं। दिख रहा है आपको, ये सारे न्यूक्लियस इसके इरेगुलर न्यूक्लियस हैं। जनरेटिव सेल, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला ये है जनरेटिव सेल। ये स्मॉल छोटा होता है जो कि फ्लोट करता है कहाँ पे, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ये स्पिंडल शेप होता है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा कि ओवर 60% एंजियोस्पर्म यानी कि 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में ही चला जाता है फीमेल वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि जब उसमें, यानी कि 60% फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है तो मेल वाले स्टिग्मा पे, सॉरी मेल वाला जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल वाले के स्टिग्मा पे टू सेल्ड स्टेज में, यानी कि उस टाइम ये दो गैमीट में डिवाइड नहीं हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो गैमीट में और उस स्टेज को बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। और देखिए चूंकि यहाँ पे दो गैमीट है, एक गैमीट क्या करता है, जब फीमेल वाला आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे एम्ब्रियो सैक में पढ़ाएंगे, एक होता है एग और एक होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो चूंकि यहाँ पे दो गैमीट है तो एक गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और एक न्यूक्लियर, सॉरी, और एक जो गैमीट है वो एग को फर्टिलाइज करता है। तो चूंकि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन दो बार होता है इसीलिए बोला जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो ये कि द शेड pollen grain have to land on stigma before they lose viability। यानी कि पॉलन ग्रेन को अपना फर्टिलाइज करने की क्षमता की खत्म होने से पहले स्टिग्मा पे लैंड करना है। जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो अलग अलग होती है सभी में, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। जैसे यदि बात करें कुछ सीरियल्स में, सीरियल मतलब वो वाला नहीं, महिला वाला नहीं, ठीक है, सीरियल मतलब जो चावल गेहूं, इस सब में जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है, याद रखिएगा। लेग्यूमिनोसी, रोजेसी और सोलेनेसी के मेंबर में ये बहुत महीनों तक भी होता है ये वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये न्यूट्रिएंट के मामले में बहुत रिच होते हैं, यानी कि जो जिनका जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो घोड़े के रेस वाले, वो सब क्या करते हैं कि उससे मतलब कि अपने एथलीट शुरू करने से पहले, गेम शुरू करने से पहले पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स को लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज में जो इसका टैबलेट मिलता है जिसके कारण एनर्जी आती है, नींद विंद नहीं आता और अच्छे से वो अपना परफॉर्मेंस कर पाता है, ठीक है। तो ये एक तो इसका ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि पॉलन ग्रेन जो है वो फूड सप्लीमेंट के रूप में भी काम किया जाता है और पॉलन टैबलेट और सिरप भी मिलता है जो कि एथलीट्स और रेस हॉर्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी कि जो घोड़ा रेस में दौड़ने वाला होता है उसको खिलाया जाता है। पॉलन ग्रेन को बहुत सालों तक बचाने के लिए इसको लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। ये
जो पॉलन ये जहाँ पे स्टोर किया जाता है उनको बोलते हैं पॉलन बैंक, जो कि आगे चल करके क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में मदद करते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे कि हो गया पार्थेनियम या फिर बोल दीजिए कैरेट ग्रास, जिसके पॉलन ग्रेन के कारण लोगों को, अच्छा ठीक है चलिए, प्रियंका का क्या नाम है कि चलिए इस स्लाइड को समझा कर एक ब्रेक देते हैं। तो जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि कैरेट ग्रास, जिनके पॉलन ग्रेन के कारण लोगों में कुछ एलर्जी भी होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम भी होती है, जिसके कारण लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए प्रियंका का डिमांड है कि सर 2 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए, सो 2 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। तब तक यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हो। हैव एनी डाउट और एनीथिंग? यदि आपको कुछ पूछना वगैरह कुछ हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, खाना पीना हो गया सबका कि नहीं, कि सब लोग मेरे भरोसे ही हो कि सर आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे? कहाँ गायब हो गया सभी लोग? हाँ, मनीष जी कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। चलिए 1 मिनट हो गया, 45 सेकेंड। थर्टी सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बेल बज गया। चलिए, मनीष बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे में ही इतना क्लास लीजिएगा, स्टूडेंट कैसे रहेगा सर? हाँ मनीष, ये बात तो आप सही बोले हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। दरअसल ये भी बात था ना कि यूट्यूब पे थोड़ा सा दिक्कत ये भी हो रहा था कि बीच में जो है सो इंटरनेट इशू हो रहा था, तो मतलब कि एक ये भी मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में यहाँ पे भी इंटरनेट इशू वगैरह हो, इसलिए फ्लो में हम सही में हम भी सोच रहे थे कि इस पूरे पीपीटी को 2 से 3 दिन में समझाएंगे, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अगले क्लास से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अरे मैं तो भूल ही गया भाई अरे हो गया खत्म, वो देख के कोई फायदा नहीं था खत्म हो गया। चलो, अब किसी को कोई डाउट वगैरह हो कुछ तो पूछ लीजिए, फिर कोई बात वगैरह हो तो कर सकते हो आप। नाउ यू आर फ्री। इसको एक बारी सेव कर देते हैं ना, नहीं तो इसी में इसको सेव कर देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट पीपीटी। चलिए ठीक है। हाँ, आप बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई चीज पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से, या फिर क्लास को एंड करें, बताइए। वैसे आज मजा आया, इस तरीके से क्लास होती है एक्चुअली, ठीक है।
जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, किसी अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, तो इसी तरीके से। वैसे मैंने बतलाया भी था कि 8:15 से 9:30 क्लास होगी। देखिए 8:15 बजे हमने क्लास भी स्टार्ट कर दिया और अभी 9:30 होने भी वाला है। सर ये नोट कैसे मिलेगा? हम भेज देंगे, ठीक है, हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग भी अपना कर लीजिएगा। जी जी जी, सब मिलेगा, डोंट वरी, सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। और बताओ, कहाँ हो सभी लोग? लग रहा है सब सो गए हो क्या? प्रियंका कहाँ है? वर्षा कहाँ है? दीपा कहाँ है? श्रुति कहाँ है? मनोहर कहाँ है? सुरेश कहाँ है? सभी लोग कहाँ हो? अच्छा, हमको लगा सब सो गया। चलिए ठीक है, फिर एंड करें क्लास को। प्रियंका कह रही है दीपा सो गई शायद। जाओ उसको निनी करो, निनी निनी। ठीक है, तो चलें क्लास को एंड करें, एंड करें क्लास को। हाँ, जगे रहो, जगे रहो, लगे रहो, अड़े रहो, जब तक ना मिले सफलता तब तक उसके पीछे पड़े रहो। वाह क्या लाइन हो गया, मस्त मस्त, गजब। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा सभी को। ठीक है, बाय बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।